Hello, students. Today's topic is food, and under this chapter, we will study two important topics. First, sustainable agriculture, and second, problem of global food security and food aid. Now, coming to the first topic, that is sustainable agriculture. Before that, we should know the meaning of sustainable development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि डेवलपमेंट इज अ नेसेसरी. डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. पर अगर यही डेवलपमेंट हम अपने सारे रिसोर्सेस को एग्जॉस्ट करके करेंगे और अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं अगर हमने छोड़ा, तो ये डेवलपमेंट जो है वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है. द ग्लोबल अटेंशन नाउ अडेज इज ऑन हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड सो दैट the ever growing population is fed without damaging the natural resources. So we know that there are two types of natural resources. First is renewable natural resources and second is non-renewable natural resources. जो renewable natural resources होते हैं they can be regenerated after certain period of time. जो non-renewable natural resources होते हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं fossil fuel के फॉर्म में, they cannot be regenerated at any cost, or you can say that they will take a lot of time to regenerate themselves. So इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करें, प्रिजर्व करें. तो ग्लोबल अटेंशन इस समय पूरी दुनिया का जो अटेंशन है वो सिर्फ इसी के ऊपर है कि जो पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई है, 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है हमारी वर्ल्ड की, उसको फूड सप्लाई कैसे की जाए. फॉर दिस देयर इज़ नीड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो इसके लिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए. Now, sustainable agriculture is defined as successful management of resources for agriculture to satisfy the changing human needs while maintaining or enhancing the quality of environment and conserving natural resources. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट रिसोर्स प्रोग्राम हो सकता है कि हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसके साथ हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको भी हम फुलफिल कर रहे हैं. एज वी हैव लिमिटेड लैंड, we can increase productivity by efficient management of natural resources like soil, forest, water, and also man-made resources like pesticides and fertilizers. हमारे पास limited land है, तो हम इस limited land के ऊपर productivity कैसे increase कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें efficient management किस चीज़ का, natural resources का, जैसे soil, forest, water, और जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं या और भी केमिकल्स हैं, उनका एक एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रोग्राम या एफिशिएंटली उनको मैनेज करना पड़ेगा. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स टेक्निक्स लाइक मिक्स क्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्रॉप सिलेक्शन एट्सेट्रा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जैसे मिक्स क्रॉपिंग है, IPM यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, क्रॉप सिलेक्शन भी होता है. एंड दीज टेक्निक्स स्ट्रेस द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड आर डिजाइन टू बैलेंस द ह्यूमन नीड फॉर द फूड विथ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि यहाँ पर एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन होना चाहिए. दूसरी चीज़ ये है कि रिसोर्स और ह्यूमन नीड के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM. As man became civilized, he started cultivation of crops which led to the necessity for storage of harvested food grains.
This induced many insects to abandon their original feeding habits and habitats and turn to feeding upon the plentiful and easily available food produced by man and thus became pests. यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया है कि एक नॉर्मल इंसेक्ट जो होता है वो किस तरह से पेस्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट या धीरे धीरे मॉडिफाई हो जाता है. जैसे जैसे मैन सिविलाइज्ड हुआ, उसने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, तरह तरह की क्रॉप्स ग्रो करनी शुरू की, उसकी नेसेसिटी बढ़ती गई, उसने फूड को स्टोर करना शुरू किया. तो जो इंसेक्ट्स थे उनके लिए जो नेचुरल हैबिट्स या हैबिटेट्स थे वो धीरे धीरे वहाँ पर उनके लिए कम होते गए. तो इसी वजह से उनकी फीडिंग हैबिट्स भी चेंज होती गई और उनके हैबिटेट्स भी धीरे धीरे डिफरेंट बढ़ते गए और वो पूरे काफ़ी वास्ट एरिया में वो स्प्रेड हो गए जो इंसेक्ट्स थे. और इसके बाद उनके अंदर जो मॉडिफिकेशंस हुए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं, जो भी हैबिटेट या हैबिट्स से रिलेटेड मॉडिफिकेशंस हुए, तो वो धीरे धीरे पेस्ट में कन्वर्ट होते गए. Now domestication and breeding of animals had the same effect. यही जो इफ़ेक्ट है वो डोमेस्टिकेशन और ब्रीडिंग जब हम एनिमल्स की करते हैं तो भी यही चीज़ें होती हैं. डिफॉरेस्टेशन फॉर ह्यूमन habitation etc. forced the forest dwelling insects to migrate to other area in quest for food resulting in their spread. Deforestation की वजह से natural dwelling insects थे, उन्होंने migrate करना स्टार्ट किया और वो दूर दूर तक spread हो गए. Increase in the population of man and his animals offered further conditions for the pests to spread and flourish from place to place. जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंसी होती गई, उसी तरह से उसी की वजह से जो पेस्ट हैं वो काफ़ी एरिया में स्प्रेड होते गए और एक जगह से दूसरी जगह पर वो स्प्रेड हो गए. एनी लिविंग बीइंग हुज पॉपुलेशन व्हेन इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट एज टू कॉज इकोनॉमिक लॉस और न्यूसेंस एंड हेल्थ हैजर्ड टू मैन and his livestock is termed as pest. तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है पेस्ट की कि कोई भी लिविंग बीइंग जिसकी पॉपुलेशन एक सर्टेन एक्सटेंट तक बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक लॉस होने लगे या कुछ हेल्थ हैज़र्ड्स होने लगे ह्यूमन बीइंग्स में, या और जो एनिमल्स हैं उनमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगे, कुछ डिजीज़ होने लगे, तो हम कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि वो इंसेक्ट्स अब वो पेस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल IPC. नाउ इट इज़ अ ब्रॉड बेस्ड अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स practices for economic control of the pest. Now the application of several different insect control methods to maintain a pest population below economically damaging level is termed as integrated pest management. तो IPM एक अप्रोच है, ब्रॉड बेस्ड अप्रोच है, जिसमें बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल मेथड्स इंक्लूड किए जाते हैं, उनका कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं. इट इज़ नॉट सिंपली द superimposition of two control techniques such as chemical or biological controls, but the integration of all suitable management techniques with the natural regulating and limiting elements of the environment. ऐसा नहीं है कि हम कोई भी दो टेक्निक्स लेके उसको सुपर इम्पोज कर दें और हम ये कहें कि हमने पेस्ट कंट्रोल कर लिया है. पर इससे क्या होता है कि जो भी नेचुरल टेक्निक्स हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स हैं पेस्ट कंट्रोल की, इकोनॉमिकली जो हमारे लिए सूटेबल हैं, हम उनको यूज़ करते हैं. In a more general sense, the integrated pest management is the coordinated management of all pest population in the agricultural or forest environment. तो हम ये भी कह सकते हैं, it is the careful consideration of all available pest control techniques and subsequent integration of appropriate measures that discourage the developing of pest population. जितने भी बेस्ट सूटेबल मेथड्स हैं पेस्ट कंट्रोल के, उनका इंटीग्रेशन
और जो इकोनॉमिकली हमारे लिए सूटेबल हो या इकोनॉमिकली जस्टिफाइड हो पेस्ट को रिड्यूस करने के लिए या पेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, और जिससे कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कम से कम रिस्क हो और एनवायरनमेंट के ऊपर कम से कम रिस्क हो। तो इट इंक्लूड्स मैनेजिंग इंसेक्ट्स। अब इस आईपीएम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मैनेजिंग इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना, प्लांट पैथोजेंस और वीड्स को भी कंट्रोल करना। नाउ इंटीग्रेटेड मीन्स अ फोकस ऑन द इंटरेक्शन ऑफ पेस्ट, क्रॉप्स, the environment and various control methods. Pest means an organism that conflicts with our profit, health or convenience, and management means a way to keep pests below the level where they cannot cause economic damage. Management does not mean eradication of pest but means finding tactics that are effective and economical. तो यहाँ पे मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम जितने भी पेस्ट हैं उन सबको इरेडिकेट कर दें, उन सबको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, क्योंकि कुछ ऐसे पेस्ट भी होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ये मतलब है कि यहाँ पर हम एक सीरीज ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं। उसमें लेबर इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग है, कंट्रोल है। सो एम्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM is not a single pest control method. It is a series of pest management evaluations, decisions and controls. In IPM, for the control of pest, 4 steps should be taken into account. IPM जब हम भी IPM की बात करते हैं तो हमें 4 steps को ध्यान से पढ़ना चाहिए. Now the first step is setting action threshold. तो before taking any pest control action, IPM first set an action threshold. अब ये action threshold क्या होता है कि अगर हमें ये डिसाइड करना है कि IPM यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें एक threshold point देखना होता है. It is a point which pest populations or environmental conditions indicate that pest control action must be taken. ये वो एक ऐसा पॉइंट होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन या पेस्ट की जो पॉपुलेशन है अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कि दिस इज़ द राइट पॉइंट, दिस इज़ द राइट थिंग दैट वी शुड टेक एक्शन against pest control and we should implement IPM. The level at which pests become an economic threat is critical to guide future pest control decision. तो अगर कोई पेस्ट हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाए या थ्रेटनिंग हो जाए उससे पहले हमें ये डिसीजन ले लेना चाहिए. So before taking any pest control action, first set an action threshold, that is a point which pest population or environmental conditions indicate that pest control action must be taken. Coming to the second step, monitor and identify pest. IPM प्रोग्राम को वर्कआउट करने से पहले हमको मॉनिटर करना पड़ेगा और किसी भी जो भी पेस्ट की पॉपुलेशन है, जो थ्रेटनिंग पेस्ट की पॉपुलेशन है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. नॉट ऑल इंसेक्ट्स, वीड्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर कंट्रोल. जैसे कि पहले आपको बताया कि सारे इंसेक्ट्स, वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं या और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हमें इरेडिकेट नहीं करना है, क्योंकि इसमें से ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं. Many organisms are not harmful and some are even beneficial. So this monitoring and identification removes the possibility that pesticides will be used when they are not really needed or that the wrong kind of pesticides will be used. Now the third step is prevention. Prevention as a first line of pest control, IPM programs work to manage the crop to prevent pests from becoming a threat. So in an agricultural crop, this may mean using cultural methods such as rotating between different crops, selecting pest-resistant varieties, and planting pest-free root stock. So these control methods can be very effective and cost-efficient and present little to no risk to people or the environment. As we know that prevention is better than control. हमारा main aim प्रिवेंशन में ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपनी क्रॉप्स को प्रिवेंट करना है. एक ऐसा टाइम होता है कि जब पेस्ट या इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने एक
मैनेजेबल नंबर पर होते हैं, जिससे हमारी क्रॉप्स को कोई भी थ्रेट या कोई भी खतरा नहीं होता है। पर अगर एक थ्रेशोल्ड पॉइंट से आने से पहले हम उन पेस्ट को कंट्रोल कर लें, तो ये होता है प्रिवेंशन। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे हम रोटेटिंग कर सकते हैं, अलग अलग क्रॉप्स की रोटेटिंग कर सकते हैं, जैसे रोटेशन मेथड में पढ़ा है। सिलेक्टिंग पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़, कुछ ऐसी वेराइटीज़ होती हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। या हम कुछ पेस्ट फ्री रूट स्टॉक या कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और जिससे एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग को कोई रिस्क ना हो या मिनिमम रिस्क हो। फोर्थ स्टेप इज कंट्रोल। नाउ व्हेन मॉनिटरिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्शन थ्रेशोल्ड इंडिकेट दैट पेस्ट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। अब क्या है कि हमने एक्शन थ्रेशोल्ड भी देख लिया, मॉनिटर भी कर लिया, पेस्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया, हमने कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स भी देख लिए, और अब हमें अगर लग रहा है कि जो पेस्ट कंट्रोल मेथड्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं and preventive methods is available, IPM programs are no longer effective, then evaluate the proper control method both for effectiveness and risk. तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके बाद हम अपने पूरे IPM प्रोग्राम को, जितने भी हमने स्टेप्स जो किए, प्रायर स्टेप्स थे, उन सबको हम इवेलुएट करेंगे और उनमें हम ये देखेंगे कि क्या हम इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कौन से मेथड्स या कौन सी टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। इस तरह से भी हम देख सकते हैं। इसमें हम बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ फर्दर मॉनिटरिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्शन थ्रेशोल्ड इंडिकेट दैट लेस रिस्की कंट्रोल आर नॉट वर्किंग, सबसे पहले हम लेस रिस्की कंट्रोल मेथड्स को यूज़ करेंगे। और अगर हमें ये लग रहा है कि ये मेथड्स काम नहीं कर रहे हैं, these methods are not working, then additional pest control methods are employed such as targeted spraying of pesticides। तो हम इसमें कुछ एक या दो मेथड्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे हम स्प्रे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एम्स ऑफ IPM टू कीप अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। Introducing chemicals into ecosystem can change its balance, destroying some species and allowing some insects to dominate. IPM helps to keep this balance. IPM का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एम होता है कि हमें अपने इकोसिस्टम को सेव करना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, तो उससे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ सकता है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकती हैं, या कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हार्मफुल हैं, वो डोमिनेट कर सकती हैं। तो IPM एक अप्रोच जो है, IPM की जो अप्रोच है वो इस बैलेंस को मेंटेन करती है। सेकेंड एम, टू सेव मनी। IPM कैन अवॉइड क्रॉप लॉस कॉज्ड बाय पेस्ट एंड प्रिवेंट्स अननेसेसरी पेस्टिसाइड एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है IPM, क्योंकि इससे अननेसेसरी जो केमिकल्स होते हैं जो हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में स्प्रे करते हैं, उसकी कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एम ऑफ IPM is to promote healthy environment using IPM strategies helps keep adverse effect to a minimum। IPM यूज़ करने से IPM के जो भी बेस्ट पॉसिबल अप्रोचेज़ हैं या जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करने से हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, और जो भी एडवर्स या जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, उसको हम मिनिमम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एम, व्हेन पेस्टिसाइड्स आर इनइफेक्टिव IPM वर्क्स। जब पेस्टिसाइड्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमने एक थ्रेशोल्ड पॉइंट भी देख लिया, मॉनिटर भी कर लिया, पेस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रिवेंशन भी कर लिया, और हमने मिनिमम रिस्क वाले IPM को या पेस्टिसाइड को कंट्रोल के लिए भी यूज़ कर लिया। अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है तब हम यहाँ पर IPM यूज़ करेंगे। IPM एक अप्रोच है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स या बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। द यूज ऑफ IPM हैज़ मेनी एडवांटेजेस। सम ऑफ द most significant advantages are: IPM is an effective and environmentally sensitive approach
दैट इज़ लेस हार्म फॉर द इन्वायरमेंट। IPM इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और सेंसिटिव अप्रोच है, मतलब कि ये इन्वायरमेंट को बहुत कम हार्म होता है। IPM प्रोग्राम्स यूज करेंट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ पेस्ट एंड देयर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। अब IPM में हम यहाँ पर सबसे पहले पेस्ट को आइडेंटिफाई और मॉनिटर करने के बाद उसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं कि हम कहाँ पर किस स्टेज में पेस्टिसाइड्स का या IPM का यूज़ करें कि उसकी लाइफ साइकिल, पेस्ट की लाइफ साइकिल वहाँ से ब्रेक हो जाए। एंड दिस इंफॉर्मेशन इन कॉम्बिनेशन विद अवेलेबल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स is used to manage pest damage by the most economical means and with the least possible hazard to people, property, pest and organisms that aren't being targeted. तो यहाँ पर हमारा मेन जो टारगेट है वो पेस्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अगर हम IPM यूज़ कर रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टी ख़राब हो रही है, ह्यूमन बींग्स को कोई डिजीज़ हो रही है या कोई हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहा है, या जो बेनिफिशियल पेस्ट हैं, बेनिफिशियल क्रॉप्स हैं, वो भी डैमेज हो रहे हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज द IPM अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेटिंग्स सच एज होम, गार्डन एंड वर्क प्लेस। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि इसको हम एग्रीकल्चर सिनारियो में या एग्रीकल्चर सेटिंग में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर हम इसको होम, गार्डन और वर्क प्लेस में भी यूज़ कर सकते हैं। IPM टेक्स एडवांटेज ऑफ ऑल अप्रोप्रिएट पेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शंस रिजल्टिंग इन अ रिड्यूस अमाउंट ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड यूज इन द इन्वायरमेंट। जो पेस्टिसाइड है वो लेस हार्मफुल होती है और उसका जो स्पेक्ट्रम है, यानी कि उसकी जो किलिंग कैपेसिटी है वो ब्रॉड होती है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट encourages the reduction of pesticide use by employing a variety of pest control options to manage pest at acceptable levels. These options include, अब यहाँ पे हम IPM में कौन कौन से टेक्निक्स या ऑप्शंस यूज करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल, cultural control, physical control and chemical control. So these are the pest control options in IPM. कौन कौन से options हैं? Biological control, chemical control, cultural control and physical control. Next advantage, in IPM there is a reduced chance of pest developing resistant towards a specific pesticides. IPM में क्या होता है कि जो इंसेक्ट की या पेस्ट की पेस्ट रेजिस्टिंग कैपेसिटी होती है उसके डेवलप होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। नाउ IPM एम्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। IPM का जो मेन हम जो कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं एंड वी यूज़ प्रेडेटर इंसेक्ट्स और कुछ हॉर्मोन्स को भी यूज़ करते हैं जैसे फिरोमोन्स। Other control measures, especially chemicals, play a supportive rather than a disruptive role. सबसे पहला हमारा मेन अप्रोच रहता है बायोलॉजिकल कंट्रोल अप्रोच, उसके बाद हम कुछ एक्सटेंट तक केमिकल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। एंड केमिकल शुड नॉट बी यूज्ड ऑन अ कैलेंडर बेसिस बट स्ट्रिक्टली व्हेन नीडेड एज डिफाइंड बाय सिस्टमैटिक पेस्ट मॉनिटरिंग। अब ऐसा नहीं है कि हम जो केमिकल्स हैं उनको पीरियोडिकली यूज़ कर रहे हैं कि हमें वीकली यूज़ करना है, कि हमें हर 10 या 15 दिन के बाद यूज़ करना है या मंथली यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। केमिकल्स हम तब नहीं यूज़ करेंगे जब हमें उसकी बिल्कुल एक कहना चाहिए कि स्ट्रिक्ट नीड है उसकी। नाउ सिलेक्टिव रादर देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल्स शुड टेक प्रेफरेंस। एक हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। द एम इज़ टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी मार्केटेबल प्रोड्यूस एट मिनिमम कॉस्ट बाय इंटेलिजेंटली यूजिंग द वेरियस कंट्रोल ऑप्शंस टू मैनेज पेस्ट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द समरी ऑफ दिस ऑल द एडवांटेजेस कि हमें सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, इसके बाद हमें केमिकल मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, पर केमिकल मेथड्स में हम वो केमिकल्स यूज़ करेंगे जिनका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है, जो लेस हार्मफुल है। डिसएडवांटेजेस ऑफ IPM। द IPM रिक्वायर्स मोर प्लानिंग। IPM के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हमने देखा कि IPM एक ब्रॉड अप्रोच है,
यहाँ पर हमको मैन पावर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, हमको यहाँ पर मशीन्स भी चाहिए यूज़ करने के लिए। और इसके लिए हमें सबसे पहले जो पेस्ट है उसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके लिए और भी बहुत सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें सब कलेक्ट करनी पड़ेंगी। Second disadvantage, in IPM, more resources are needed as substitutions for pesticide. पेस्टिसाइड के सब्सटीट्यूशन के रूप में हमें IPM अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ आउटसाइड नॉलेज। इसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो मॉनिटर करेंगे, उनसे हम कंसल्ट करेंगे, वो लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। तो ये IPM के डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO. So these are the living organisms which have been genetically engineered by the insertion of a foreign gene. ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कुछ फॉरेन जीन्स यानी कि कुछ जीन्स हम बाहर से उनके जेनेटिक मटेरियल में, क्रोमोसोम में हम इंसर्ट करते हैं। तो दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी प्लांट्स और एनिमल्स और बैक्टीरिया। तो ये जो GMOs जो हो सकते हैं वो GMO प्लांट भी हो सकते हैं, GMO एनिमल्स भी हो सकते हैं और GMO बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। द फॉरेन जीन्स, फॉरेन जीन का मतलब है जो आउटसाइड जीन्स हैं, जो डिज़ायर्ड जीन्स हैं, is inserted to increase the value of the recipient organism. अब ये फॉरेन जीन हम क्यों इंसर्ट करते हैं? सपोज कि कोई वैरायटी है, प्लांट की वैरायटी, वो डिजीज़, उसमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो रही है, बहुत सेंसिटिव वैरायटी है, तो हमको कुछ उसमें ऐसे जीन्स इंसर्ट करने हैं जो उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सकें, डिजीज़ रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सकें। तो हम उसके जेनेटिक मटेरियल में कट करके वो डिज़ायर्ड जीन को हम इंसर्ट कर देते हैं। नाउ द फॉरेन जीन कैन कम फ्रॉम एनी वन ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज एंड इज़ नोन एज द ट्रांस जीन। अब ये जो फॉरेन जीन्स हैं वो उनके सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं और ये फॉरेन जीन है, इट इज़ नोन एज ट्रांस जीन। नाउ ट्रांसजेनेसिस एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसजेनेसिस is achieved by injecting a gene from one organism into embryonic cell of another organism. जो अब हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक है जो प्रोवाइडर है, मतलब कि हम उसमें से डिज़ायर्ड जीन्स को निकाल कर हम अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर रहे हैं। सो वन इंजेक्टेड, अगर एक बार ये फॉरेन जीन हम इंजेक्ट कर देते हैं, द जीन बिकम्स पार्ट ऑफ द होस्ट सेल DNA। तो ये जो जीन होता है, ये जो फॉरेन जीन है, वो होस्ट सेल के DNA का एक पार्ट हो जाता है और इसके बाद अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा या कह सकते हैं कि जब भी उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यही इस जीन की भी का भी मल्टीप्लिकेशन होगा एंड इट इज़ इनहेरिटेड बाय ऑल सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये जो फॉरेन जीन है ये इनहेरिट होता जाएगा आगे। द न्यू जीन कैन देन बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द सेम वे एज द ऑर्गेनिजम्स ओन जीन्स कैरिंग द डिजायर्ड ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस होगी जैसे कि पेरेंट्स से जो जीन्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। So this transgenesis has been used to develop new varieties of foods such as fruits and vegetables. तो हम इस प्रोसेस के थ्रू, इस ट्रांसजेनेसिस के थ्रू हम नई वैरायटीज़ डेवलप कर सकते हैं, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। तो हमने ये देखा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन ऑल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स. So they include microorganisms such as bacteria and yeast, insects, plants, fish and mammals. So genetic modification involves the mutation, insertion or deletion of genes. So when genes are inserted, they usually come from a different species whose desired characters are inserted. Now coming to the applications of genetically modified plants, and the application are the farm level production cost, that is by making plants resistant to pests and diseases. सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है
उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं. टू इन्हांस द प्रोडक्ट क्वालिटी, जीएमओ के थ्रू हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. दैट इज़ बाय इंक्रीजिंग द क्रॉप्स अपीयरेंस, न्यूट्रिशनल कंटेंट एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स. कैसे प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं कि क्रॉप्स की अपीयरेंस को इंक्रीज करके, न्यूट्रिशनल कंटेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोसेसिंग इंक्रीज कर सकते हैं, या स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज कर सकते हैं. सो genetically modified foods offer a way to quickly improve crop characteristics such as yield, pest resistance और herbicide tolerance. तो GMO जो फूड होते हैं उसमें क्या होता है कि हाई यील्ड होती है, पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं और हर्बिसाइड टॉलरेंस होता है उनके अंदर. ऑफन टू अ डिग्री नॉट पॉसिबल विद ट्रेडिशनल मेथड, जो कि ट्रेडिशनल मेथड से पॉसिबल नहीं है. The GM crops can be manipulated to produce completely artificial substances from the precursor to plastics to consumable vaccines. अब हम GM crops के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे artificial substances बना सकते हैं, लाइक प्लास्टिक का हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, या वैक्सीन भी बना सकते हैं GM के थ्रू, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. A few benefits of GM crops. अब यहाँ पे देखते हैं कि GM crops के benefits या advantages क्या क्या हैं. Increase productivity. Most of the transgenic crops feature traits that are designed to increase farm level productivity. अब यहाँ पे जो transgenic crops यानी कि जो genetically modified crops हैं उनमें क्या होता है कि उनकी yield ज़्यादा होती है, productivity ज़्यादा होती है. And this can be achieved by producing डिजीज रेजिस्टेंस, हार्बिसाइड रेजिस्टेंस. अब हम ईल्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बना के बढ़ा सकते हैं, हार्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना के बढ़ा सकते हैं. मतलब कि अगर हमें डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट चाहिए तो जीन्स दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट प्लांट वायरस हैव बीन सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस इनटू वेरियस क्रॉप प्लांट सच एज टोबैको, टोमेटो एंड पोटैटो. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं कि टोबैको, टोमेटो और पोटैटो को हम डिजीज रेजिस्टेंट कैसे बना सकते हैं. जीन्स जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डिजीज रेजिस्टेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम इंसर्ट करके. सेम वे हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी बना सकते हैं कि जो जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड उनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ सेकेंड एडवांटेज इज एनहांस्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी. नाउ प्लांट ब्रीडर्स हैव लॉन्ग बीन ट्राइंग टू डेवलप क्रॉप वेराइटीज विद एडेड विटामिन एंड मिनरल्स. अब यहाँ पे क्या है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनके अंदर हम कुछ ऐसे जीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं जिससे उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाए. न्यूट्रिशनल क्वालिटी मतलब विटामिन बढ़ जाए, मिनरल्स का जो इनटेक है वो ज़्यादा हो जाए. जीन्स टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ एमिनो एसिड सच एज लाइसिन, methionine and tryptophan in seed will increase nutritional value, thereby decreasing the need for amending grains with costly feed supplements. तो हम कुछ ऐसे जीन्स जो एमिनो एसिड्स, कुछ पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स को इंक्रीज करते हैं उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं. सोयाबीन एंड कैनोला वेराइटीज हैव बीन इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस हेल्दियर ऑयल कंटेनिंग रिड्यूस लेवल ऑफ फैटी एसिड्स. सोयाबीन और कैनोला की कुछ ऐसी वैरायटीज़ भी प्रोड्यूस की गई हैं, कुछ ऐसी वैरायटी भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड की गई हैं जिनमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा हो और फैटी एसिड्स का जो लेवल है वो कम हो. न्यूट्रिशनली इन्हांस्ड GMOs बेनिफिट नॉट ओनली ह्यूमन्स बट ऑल्सो एनिमल्स. वर्क इज़ अंडरवे टू इंजीनियर फीड क्रॉप्स विद हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़. तो इस पर बहुत सारा अभी रिसर्च हो रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर. नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज सॉल्ट टॉलरेंस. A large fraction of the world's irrigated crop land is so laden with salt that it cannot be used to grow most important crops. कुछ जो सॉइल है उनकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, या बहुत सारी सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है, तो जिससे कि क्या होता है कि वो बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाती हैं. हाउएवर रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस कैंपस हैव क्रिएटेड ट्रांसजेनिक टोमेटोज दैट ग्रू वेल इन सलाइन सॉइल. तो ऐसा ट्रांसजेनिक टोमेटो या जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो
क्रिएट किया गया है जो सेलाइन सॉइल या सॉल्टी सॉइल में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है. नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स. अभी हमने प्लांट्स के एप्लीकेशंस देखे, अब हम देखेंगे एनिमल्स के एप्लीकेशन. A transgenic animal is one whose genome has been deliberately changed to carry genes from other species. The majority of transgenic animals produced so far are mice, followed by rabbits, pigs, sheep and cattle. जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बने हैं उसमें मेजॉरिटी किसकी है? माइस की है, रैबिट्स हैं, मॉडिफाइड रैबिट्स बने हैं, मॉडिफाइड पिग्स हैं, शीप हैं और कैटल्स हैं. Now, reasons to produce transgenic animals. The two most common reasons are for a specific trait and second is disease models. Now, for a specific trait मतलब quality. Some transgenic animals are produced for a specific economic trait. कुछ modified, genetically modified animals या transgenic animals को इसीलिए produce करते हैं क्योंकि उनकी economic quality बहुत ज़्यादा होती है. अब example हैं, transgenic cattle were created to produce milk containing particular human protein. Second reason to produce transgenic animal as disease model. Some transgenic animals are produced as disease model, that is the animals are genetically manipulated to exhibit disease symptoms so that effective treatment for that disease can be studied. जैसे जो मॉडल वैक्सीन्स का होता है, इसी तरह से एक डिजीज़ मॉडल बनाया है कि कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेलिबरेटली इसी तरह से प्रोड्यूस किया गया है कि उनके अंदर वो पर्टिकुलर डिजीज़ हो जिसका कि हमको क्योर ढूंढना है, जिसकी हमें स्टडी करनी है, जिसका हमें ट्रीटमेंट ढूंढना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंटल रिस्क ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जीएमओस के. अब यहाँ पर एनवायरमेंटल रिस्क क्या क्या हैं. नाउ मोस्ट कंसर्न अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स फॉल into one of three categories. अब क्या क्या रिस्क है? एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, इकोनॉमिक कंसर्न है एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क है. नाउ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स या रिस्क क्या क्या हैं जीएमओ के? आउट क्रॉसिंग refers to the transfer of engineered genes, that is transgene, from genetically modified crop to conventional cultivated plants or to related crop species in the wild. अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पे एक वाइल्ड या प्योर या नेटिव वैरायटी है और उसी प्लांट की दूसरी वैरायटी है जेनेटिकली मॉडिफाइड. अब यहाँ पे आउट क्रॉसिंग हो जाती है, मतलब कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसमें से जो जीन्स हैं, जो मॉडिफाइड जीन्स हैं यानी कि ट्रांस जीन्स हैं, वो कन्वेंशनल या नेटिव प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. दिस में हैपन बाय मीन्स ऑफ विंड इंसेक्ट पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन की जो टेक्निक्स होती है, विंड पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है या और दूसरे ट्रांसफ़र मेथड्स होते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से वाइल्ड वैरायटी यानी कि प्योर वैरायटी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. इसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग. अकॉर्डिंग टू WHO देयर इज़ अ वेरी रियल रिस्क ऑफ आउट क्रॉसिंग इन नेचर. बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, मतलब जो रिस्क है आउट क्रॉसिंग का वो बहुत है. द फॉरेन जीन्स कैन क्रॉस विद एन कंटामिनेटेड अदर स्पीशीज रिजल्टिंग इन अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट विद अ नॉन GMO प्लांट. तो यही चीज़ है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटामिनेशन हो रहा है. यहाँ पे फॉरेन जीन जो है वो क्या कर सकता है कि अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है किस किस के बीच में? GMO के बीच में और नॉन GMO प्लांट के बीच में. दिस कुड रेडिकली ऑल्टर इंटायर इकोसिस्टम इफ द हाइब्रिड प्लांट्स थ्राइव. अब ये जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं अगर ये फ्लरिश कर गए, ये थ्राइव किए, तो यहाँ पर इकोसिस्टम को एक कहना चाहिए कि इकोसिस्टम को एक बहुत बड़ा डेंजर या ऑल्टर हो सकता है, इकोसिस्टम चेंज हो सकता है इकोसिस्टम. So outcrossing can also have an indirect effect on food safety and security as the contaminated species make their way into the food chain. अब यहाँ पे दूसरा रिस्क क्या है कि अगर ये हाइब्रिड वैरायटी हमारे फूड चेन में एंटर कर गई, हमारे फूड चेन का पार्ट बन गई, तो उससे क्या होगा कि फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी. मतलब कि अब पूरा का पूरा जो फूड है
वो ऑल्टर या कंटेमिनेट हो जाएगा. सो इन अ September 2010 पेपर, फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स एन इंसिडेंट इन विच ट्रेसेस ऑफ GM वेराइटी ऑफ कॉर्न that was only approved for the use of livestock feeding was found in corn production or corn products intended for human consumption in the US market. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि 2010 में USA में जो GM वेराइटी, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी, जो सिर्फ लाइव स्टॉक को फीड करने के लिए बनाई गई थी, वो ह्यूमन कंजम्पशन वाले कॉर्न में भी दिखाई दी. नेक्स्ट टॉपिक इज unintended harm to non-target organisms. A 1999 laboratory study published in Nature showed that pollen from a variety of genetically modified corn resulted in high mortality rates among monarch butterfly caterpillars, even though these caterpillars feed on milkweed plant, not on corn. Here is a concern that if pollen from the GM corn is blown into a neighboring field with milkweed plant, the caterpillars would consume it and perish. The potential risk posed to non-target organisms remain the subject of acrimonious debate. Leakage of GM proteins into soil can also disturb the ecosystem. इस पैराग्राफ में एक रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि जो 1999 में पब्लिश हुई थी, जो GM जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न की जो वैरायटी है, उसकी वजह से जो नेबरिंग बटरफ्लाई थी, जो मोनार्क वैरायटी की बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स थे, उनका मोर्टालिटी रेट बहुत बढ़ गया था. तो हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल रिस्क जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से, वो भी हो सकता है. नाउ एजेंसी साइंटिस्ट वार्न दैट GM फूड्स इन जनरल माइट क्रिएट unpredicted allergies, toxins, antibiotic resistant diseases and nutritional problems. तो ये भी ऐसा देखा गया है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो हैं, उनसे एलर्जीज हो सकती हैं, उनसे टॉक्सिन्स क्रिएट हो सकते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डिजीज़ भी हो सकती है और कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. न्यू क्रॉप स्ट्रेन्स. द क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स और लाइन्स ऑफ डिसिमिलर जीनोटाइप इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है. जो हमें डिज़ायर्ड वेराइटीज़ के प्लांट्स हैं, उन दोनों प्लांट्स के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है और उससे जो रिजल्ट आता है, उस प्लांट को हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं और इस पूरी टेक्निक को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. इन प्लांट्स क्रॉसिंग इज डन बाय प्लेसिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन जीनोटाइप, द मेल पेरेंट, ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द अदर जीनोटाइप. जीनोटाइप का मतलब होता है कि जो जीन का स्ट्रक्चर है, कि जीन्स रेसेसिव हैं या जीन्स डोमिनेंट हैं, और अगर वो डोमिनेंट हैं तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हैं. न्यू क्रॉप स्ट्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग टेक्निक. जो नई क्रॉप स्ट्रेन्स या जो वेराइटीज़ होती हैं, उनकी अलग अलग टेक्निक्स हैं. सबसे पहली टेक्निक है कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग. The main aim of combination breeding is the transfer of one or more characters into a single variety from other variety. In this approach, increase in the yield of a variety is obtained by correcting the weakness in the yield contributing traits, that is tiller number, grains per spike, test weight, etc. of the concerned variety. One of the parent must have a sufficient intensity of the character or characters under transfer, while the other parent is generally a popular variety. इस टेक्निक का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि एक ही सिंगल वैरायटी में जो अलग अलग डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं, वो हम इनकॉर्पोरेट करें. सेकेंड मेथड है transgressive breeding. Transgressive breeding aims at improving yield or its contributing characters through transgressive segregation. Transgressive segregation is the production of plants in an F2 generation. F2 generation means the generation after parent generation that are superior to both the parent for one or more character. इस टेक्निक का पर्पस ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, कि जो दोनों पेरेंट प्लांट्स हैं, उनके सुपीरियर जीन्स F2 जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. Next method is hybrid varieties. In most self-pollinated crops, F1, that is the first generation, is more vigorous and higher yielding than the parents. Wherever it is commercially feasible,
F1 may be used directly as a variety. In such cases, it is important that the two parents should produce an outstanding F1. अभी हमने ये methods देखे न्यू क्रॉप स्ट्रेन्स को प्रोड्यूस करने के, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग, ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग, हाइब्रिड वेराइटीज. अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड देयर वायबिलिटी. To feed the growing population and make farming a more sustainable and profitable business, hybrid seed solutions that increase crop yield in different weather and soil conditions were given. High yield varieties basically इसमें क्या होता है कि जो ये seeds होते हैं, HYV seeds होते हैं, they play vital role in the progress of agriculture. क्योंकि यहाँ पर ये जो HYV seeds होते हैं इनकी टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं. हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आर दोज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय मैनिपुलेटिंग द जीन्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन ऑर्डर टू गिव देम डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंट एट्सेट्रा. अब ये जो HYVs हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती हैं ये बेसिकली होती क्या है, इनमें जीन्स को मैनिपुलेट कर देते हैं. क्यों करते हैं मैनिपुलेट? क्योंकि हमको डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए. किस तरह के डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए? कि उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, यील्ड अच्छी हो, वो पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हो. हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आर प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. इसके लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी है. एंड HYV सीड्स प्ले a vital role in the progress of agriculture. Now coming to the advantages of high yielding varieties seeds over traditional varieties. यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वैरायटी के सीड्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे HYV सीड्स होते हैं, तो उनके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैव अ शॉर्टर लाइफ साइकिल एंड देयर बाय एनेबल द फार्मर्स टू गो फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग. HYV सीड्स होते हैं इनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है और इससे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाती है और वहाँ पर फार्मर्स किसी दूसरी और क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, दैट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग. एक एग्जाम्पल है न्यू सीड्स ऑफ राइस कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल in 110 days while the traditional varieties of rice take about 130 days to harvest. जो HYV सीड्स हैं राइस के उनकी लाइफ साइकिल 110 डेज में ख़त्म हो जाती है, जबकि जो ट्रेडिशनल वैरायटी है वो 130 डेज लगाती है. यानी कि यहाँ पर हमको 20 डेज का एडवांटेज मिल रहा है. सिमिलरली न्यू सीड्स ऑफ व्हीट कंप्लीट their life cycle in 120 days as compared to the traditional variety of wheat which takes about 150 days to harvest. The new seeds thus enable the farmer to economize on land. यहाँ पर farmers को अपनी land को फिर से दूसरी crop को grow करने के लिए ज़्यादा time मिल जाता है. HYV seeds need a lot of water for better yield, but their yield per unit area is significantly high. So HYV economize on water also on the crop remains in the field for a shorter period. Next advantage है high yielding varieties seeds are usually drought and flood resistant. In these seeds problems of diseases are less. Followed by HYV seeds generate additional employment. Prior to the introduction of HYV, the farmers over greater part of the country, especially in the rain-fed areas, were exclusively dependent on the arrival of monsoon for the commencement of their agricultural activities. They used to remain unemployed during the month of summer, that is May and June, after the harvest of Rabi crop, but now the farmers and the dependent laborers get work in various agricultural operations throughout the year. तो HYV सीड्स जैसा कि आपने देखा कि इनका लाइफ साइकिल भी कम होता है, इससे फार्मर्स को और ज़्यादा दिन मिल जाते हैं कुछ दूसरी क्रॉप को ग्रो करने के लिए. तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स के पास, लेबर्स के पास अब पूरे टाइम काम रहता है. द एडॉप्शन ऑफ HYV डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल एंड फार्मर्स ऑफ वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स कैन अडॉप्ट द न्यू सीड्स ईजिली. ऐसा नहीं है कि HYV वेराइटीज़ को ग्रो करने के लिए कोई स्पेशल नीड या स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत हो, तो किसी भी बैकग्राउंड के फार्मर्स इस प्रैक्टिस को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं. एंड दीज सीड्स हेल्प इन सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मर.
अब इसके साथ साथ एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं HYVs के. सो HYVs क्रॉप डिमांड कंट्रोल्ड इरिगेशन. यहाँ पे इरिगेशन जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, एक लिमिटेड होना चाहिए. द क्रॉप शुड बी इरिगेटेड एट राइट टाइम एज पर द शेड्यूल एंड द राइट क्वांटिटी. तो यहाँ पे टाइम भी ठीक होना चाहिए, क्वांटिटी भी ठीक होनी चाहिए. HYV क्रॉप्स नीड हायर डोजेज ऑफ फर्टिलाइज़र. यहाँ पे फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है HYV वेराइटीज़ में. एंड सम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ क्रॉप्स आर हाईली ससेप्टेबल टू पेस्ट. कुछ ऐसी वेराइटीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं पेस्ट के लिए. एंड राइट क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. तो इसके लिए हमें फिर से एक कैलकुलेटिव अमाउंट और कैलकुलेटिव क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स चाहिए होता है. द एम ऑफ HYV क्रॉप्स इज टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर इन क्विक सक्सेशन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड. As once a particular crop is harvested, another one is planted, the land never gets any time to recover. यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक के बाद एक क्रॉप जो है वो फार्मर्स ग्रो कर सकते हैं और लैंड रिक्लेमेशन के लिए कोई भी टाइम नहीं मिलता है कि एक क्रॉप के बाद जब दूसरी क्रॉप को ग्रो करना होता है तो लैंड को रिक्लेम करना होता है. अ कंपैरिजन बिटवीन HYV and indigenous varieties shows that the HYV crop need much more inputs. HYV क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर. अगर हम दोनों वेराइटी को कंपेयर करें HYV और कंटेम्प्रेरी या इंडिजिनस वेराइटी को, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि HYV क्रॉप्स को ज़्यादा वाटर चाहिए, मोर दे नीड मोर पेस्टिसाइड्स एंड मोर फर्टिलाइजर फॉर देयर सर्वाइवल एज कंपेयर टू इंडिजिनस वेराइटीज़. सो दीज इनपुट्स हैव देयर ओन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स. अब ये जो इनपुट्स हैं कि मोर पेस्टिसाइड्स, मोर वाटर, मोर फर्टिलाइजर, तो इसके भी कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं. पेस्टिसाइड्स कॉज पोल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. सिंथेटिक फर्टिलाइजर मेक द सॉइल सेलाइन. जो सिंथेटिक या केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उससे सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है, सॉल्ट कंटेंट बढ़ता है. एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. एज इंडिजिनस वेराइटीज आर टाइम टेस्टेड, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे डू नॉट रिक्वायर एज मच ऑफ इनपुट्स एज केयर एज HYV. तो अगर हम देखें तो जो इंडिजिनस वेराइटीज़ हैं उनको इतने ज़्यादा इनपुट्स नहीं चाहिए होते हैं और इतनी केयर की भी उनको ज़रूरत नहीं होती है. हाइब्रिड वेराइटीज़ आफ्टर HYV, सेकेंड इज़ हाइब्रिड वेराइटीज़. द साइंटिफिक बेसिस फॉर टुडेज अमेजिंग क्रॉप हाइब्रिड क्रॉप गोज बैक मोर देन 150 years, but it was not until the 1930s that hybrids came to the attention of mid-western American farmers. अगर हम ये देखें कि हाइब्रिड वेराइटीज़ का जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 150 years पुरानी है. पर 1930 में जब बहुत ज़्यादा नॉलेज या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट हुई, तो यहाँ से हाइब्रिड वेराइटीज़ और ज़्यादा ग्रो करने लगी. कॉर्न was the first hybrid seed crop to be marketed extensively and it is still the most important hybrid crop grown. इस समय कॉर्न जो है वो सबसे पहली हाइब्रिड सीड वैरायटी थी और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली, आज भी सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली क्रॉप है. Many hybrids are created by humans but natural hybrids occur as well. तो हाइब्रिड्स ह्यूमन क्रिएटेड भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं. एंड प्लांट स्पीशीज़ हाइब्रिडाइज मोर रेडिली देन एनिमल स्पीशीज़. प्लांट स्पीशीज़ के हम हाइब्रिड्स ज़्यादा बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं एनिमल स्पीशीज़ से. एंड द रिजल्टिंग हाइब्रिड्स आर मोर ऑफन फर्टाइल हाइब्रिड एंड मे रीप्रोड्यूस दो देयर स्टिल एग्जिस्ट स्टेराइल हाइब्रिड. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड वेराइटीज़ होती हैं वो फर्टाइल भी हो सकती हैं, स्टेराइल भी हो सकती हैं. अ नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ आर द रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सिंस प्लांट हाइब्रिडाइज फ्रीक्वेंटली विदाउट मच वर्क, they are often created by humans in order to produce improved plants. These improvements can include the production of more or improved seeds, fruits or other plant parts for consumption or to make a plant more winter or heat hardy to improve its growth and or appearance for use in horticulture. तो ये हॉर्टिकल्चर जब हम करते हैं तो यहाँ पे प्लांट वेराइटीज़, प्लांट हाइब्रिड्स बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं. Much work is now being done with hybrids to produce more disease-resistant plant for both agricultural and horticultural crops. In many crops,
In many groups of plants, hybridization has been used to produce larger and more showy flowers and new flower colors. अब हॉर्टिकल्चर में अगर हम फ्लावर्स को ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या है कि फ्लावर शुड बी अट्रैक्टिव, फ्लावर शुड बी बिग, द साइज शुड बी बिग, इट शुड बी मोर कलरफुल. तो यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं. एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़. तो हाइब्रिड दे हैव हाई ईल्ड मतलब प्रोडक्शन उनका ज़्यादा होता है. होमोजेनस इन फिनोटाइप, इनके जो फिनोटाइप्स होते हैं मतलब कि जो आउटर अपेयरेंस होती है वो होमोजेनस होती है. डिसएडवांटेजेस की बात करें हाइब्रिड वेराइटीज़ की, तो सीड टू सीड प्रोपोगेशन इज़ डिफ़िकल्ट. तो अगर हम सीड टू सीड प्रोपोगेशन कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड रिक्वायर मच इनपुट्स, मतलब कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. एंड दे ऑल्सो थ्रेटन एग्रो बायोडाइवर्सिटी. ये एग्रो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक खतरा है.